Assalamu alaikum dear fellows. Today we will start the history of English literature and the first phase is Anglo-Saxon period which duration is 670 to 1100. So let's start today's lecture. Anglo-Saxon period जो है ये अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है इसको। हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड के बैकग्राउंड को अगर जानना है तो उसके लिए जो है वो बीड जो कि एक मॉन्क था उसकी एक बुक 1731 में जो लिखी गई थी एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें हमें पता चलता है कि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है इससे बिफोर यहाँ पर जो है वो क्या कंडीशन थी और किस किस्म के जो है ना वो हालात तो वाक़यात जो थे वो इस बुक से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्रिटेन में पहले कैल्ट्स रहते थे और कैल्ट्स पर जो है वो रोमन आकर 43 एडी में काबज़ हो गए थे ब्रिटेन पर। और उन्होंने फिर 43 एडी टू 410 एडी तक जो है वो यहाँ पर हुक्मरानी की। एंड रोमन ब्रॉड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटेन, वो लोग क्रिश्चियन थे रोमन, इसलिए उनकी लैंग्वेज जो है वो लैटिन लैंग्वेज थी। बाइबल की लैंग्वेज भी लैटिन है और रोमन्स की लैंग्वेज भी लैटिन लैंग्वेज थी। फिर पिक्ट्स ने, ये पिक्ट्स जो है ये जंगली किस्म के लोग थे। दे अटैक्ड ब्रिटेन, इन्होंने ब्रिटेन पर जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इन अटैक से बचने के लिए जो है वो हैड्रियंस वॉल जो है वो तामीर की गई। उसके बाद ऑनोरियस किंग के दौर में, ये रोमन किंग था, ऑनोरियस किंग के दौर में रोमन्स को जो है वो वापस रोम जाना पड़ा क्योंकि रोम के हालात भी जो है उस वक्त ख़राब थे और वहाँ पर भी जो है वो अटैक हो रहे थे, इसलिए वो कैल्ट्स को छोड़कर, ब्रिटेन को छोड़कर जो है वो रोम चले गए। कैल्ट्स बिल्कुल बेयारो मददगार रह गए एंड देन दे आस्क्ड फॉर हेल्प अगेंस्ट पिक्ट्स। फिर उन्होंने हेल्प के लिए जो है वो 3 ट्राइब्स को, 3 कबाइल को जो है वो पिक्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो मदद के लिए बुलाया। और ये 3 ट्राइब्स जो हैं ये नॉर्दर्न जर्मनी से थे। इन 3 ट्राइब्स के नेम जो है एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये 3 कबाइल थे और एंगल्स और सैक्सन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कबाइल हैं। ये दोनों कबाइल जो हैं ये यहाँ पर 5th सेंचुरी में आए थे और इन्होंने जो है वो तकरीबन 600 ईयर्स तक जो है ये ब्रिटेन पर हुक्मरानी की थी। दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट्स ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क, ये स्वीडन और डेनमार्क के साहिलों पर रहते थे। दे वर फियरलेस, एडवेंचरस, ब्रेव, सी लवर्स, एक्सप्लोरर्स, ग्रेट ईटर्स एंड ड्रिंकर्स। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल जो है बेखौफ और बहुत ही बहादुर थे। और इनकी जो लैंग्वेज है ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। ब्रिटेन को इन्होंने 7 पार्ट्स में जो है वो तकसीम कर दिया था। और उस वक़्त लिटरेचर, अगर लिटरेचर की बात की जाए तो ओरल लिटरेचर था, मतलब नस्ल दर नस्ल जो है वो कहानियों की सूरत में चलता था। रिटन वर्क जो है वो नहीं लिखा जाता था और इसीलिए इनको डार्क एजेस भी कहा जाता है। देन दे लर्न टू राइट फ्रॉम रोमन मिशनरीज, फिर उन्होंने रोमन मिशनरीज से जो है वो लिखना सीखा। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो 400 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं ये इनके मिलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के, और इनमें से भी 189 जो हैं ये मेजर हैं। हमें 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री जो है वो मिलती है। 2 किस्म की पोइट्री है, पोइट्री बिफोर रिलीजन एंड पोइट्री आफ्टर रिलीजन। 2 किस्म की पोइट्री जो है वो इस दौर की हमें मिलती है। 4 मैन्यूस्क्रिप्ट इसमें बहुत अहम है। एक है एग्जिटर बुक, ये 10th सेंचुरी में जो है वो लिखी गई थी। फिर जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, और इसको कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। कैडमन एक सबसे ज़्यादा फेमस पोइट था इसी एरा का। 3rd है वर्चेली बुक और 4 है नॉवेल टू कोडेक्स। ये फर्स्ट 2 बुक्स एग्जिटर और जूनियस स्क्रिप्ट जो हैं इन दोनों में सिर्फ पोइट्री है, पोइम्स हैं। और वर्चेली बुक और नॉवेल कोडेक्स के अंदर प्रोज और पोइट्री जो है दोनों इसके अंदर जो है मौजूद हैं। विडसित एक अहम पोइम है, एक अहम वर्क है एंग्लो सैक्सन पीरियड का। और ये एक बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोइम्स। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ स्कोप, इट टेल्स अबाउट द जर्मनिक वर्ल्ड। और इसकी 150 लाइन्स हैं टोटल। ये टुकड़ों में है, मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट बुक नहीं है, ये पीसेस में हमें मिलता है ये वर्क। उसके बाद ये सबसे शानदार पोइम, सबसे जो अहम वर्क इस एंग्लो सैक्सन पीरियड का है वो है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है ये एक हेरोइक पोइम है, एपिक पोइम है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। इट अपीयर्स इन नोवेल कोडेक्स, ये नोवेल कोडेक्स के अंदर जो है ये पोइम
बियोवुल्फ हमें मिलती है। और ये इंग्लैंड का नेशनल एपिक इसको माना जाता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ मॉन्स्टर एंड किंग हेरोथगर एंड इट comprises 3182 लाइन्स। नेक्स्ट जो अहम पोइम है वो है डियोर। डियोर इज़ अ पोइम ऑफ 42 लाइन्स। ये डियोर 42 लाइन्स की पोइम है। ये इसमें डियोर जो है ये एक सिंगर है और द करेक्टर ऑफ हेरोरेंडा इसमें जो है वो हमें मिलता है। इट इज़ अबाउट अ कंप्लेंट। It is about a complaint of a minstrel who has been supplanted by a rival from his services। और उसके बाद बैटल ऑफ माल्डन एक अहम पोइम है। ये भी एक पोइट्री की जो है ना वो फॉर्म में है और ये इट इज़ नोन लास्ट नोन पोइम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। द र्यूंडबर्ग ये भी एक अहम पोइम है। फाइन एलेजी ये एक फाइन एलेजी है। इसके अलावा द वॉन्डरर, द सी फारर, द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, द ड्रीम ऑफ द रूड। ड्रीम ऑफ द रूड जो है ये भी एक अहम पोएम है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ विजन और अ ड्रीम। और ये वर्चेली बुक के अंदर ये है ड्रीम ऑफ द रूड। ये बुक जो है ये वर्चेली बुक के अंदर ये पोएम है। इसके अलावा है क्राइस्ट एंड सैटन। क्राइस्ट एंड सैटन इट इज़ एन अनटाइटल्ड रिलीजियस पोएम। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल ऑफ सिनेवुल्फ who was the first Anglo-Saxon poet to sign his work। सिनेवुल्फ एक अहम जो है वो पोएट था इस एरा का, तो उसके काम से इन्फ्लुएंस्ड लोगों ने इसको जो है वो लिखा था। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स अगर इस एंग्लो सैक्सन पीरियड के देखे जाएं तो उनमें सबसे अहम जो है वो कैडमन और सिनेवुल्फ हैं। और ज़्यादातर राइटर इसमें हमें नामालूम राइटर्स के लिखे हुए वर्क ही नज़र आते हैं, क्योंकि उस दौर में लोग ज़्यादातर अपने काम के साथ जो है वो अपना नाम नहीं लिखा करते थे। एल्फेरिक रोट 2 न्यू साइंटिफिक वर्क्स और नेमली हेक्सामेरन, इंटेरोगेशंस, सेजुवल्फी। ये 2 वर्क्स जो हैं ये एल्फेरिक ने लिखे थे। बीड एक मॉन्क था, ये भी एक अहम पोएट भी था और इसने हिस्ट्री भी जो है वो लिखी थी। Alfred the Great was a fine artist as well as a great king। एंग्लो सैक्सन पोइट्री के जो फीचर्स हैं उनमें देखा जाए तो इनमें हेरोइक पोइम्स लिखी गई, रिलीजियस पोइम्स लिखी गई, पर्सनल पोइम्स, लव पोइम्स, क्रॉनिकल्स, सरमन्स। और हेरोइक पोइम में बियोवुल्फ इसकी सबसे अहम जो है वो पोइम आती है और रिलीजियस पोइम में कैडमन और सिनेवुल्फ की जो है वो पोइट्री मिलती है हमें। इन सब के अलावा जो है वो रिडल्स भी लिखी गई, रिडल्स यानी पहेलियाँ। तो एग्जिटर बुक के अंदर जो है वो राउंड अबाउट 94 रिडल्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो ये भी एक आर्ट की शक्ल में जो है ये मौजूद थी पहेलियाँ भी। कैडमन जैसे कि आपको बताया कि सबसे अहम पोएट था एंग्लो सैक्सन पीरियड का। तो कैडमन जो है वो उसने रोट अबाउट फेट ऑफ मैन, क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन। उसका सब्जेक्ट मैटर जो थे वो मैन मतलब आदमी के फेट, किस्मत और उसकी पैदाइश और उसका फाल के बारे में जो है ना वो बयान करता है कि किस तरह वो जन्नत से जो है वो ज़मीन पर आया और किस तरह से उसकी तख्लीक जो है वो हुई। सिनेवुल्फ के जो है वो सब्जेक्ट मैटर कैडमन से डिफरेंट है कि वो क्राइस्ट की स्टोरी को डील करता है। और सिनेवुल्फ की 4 जो पोइम्स हमें मिलती हैं वो हैं क्राइस्ट, जूलियाना, एलीन और नंबर 4 पर है फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हमें एंग्लो सैक्सन की जो पोइट्री है, जो वर्क है, उनके अंदर हमें यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, सिमिलीज, मेटाफर्स मिलता है और राइम्स जो है ये हमें जो है इस वर्क में नहीं मिलती। तो इस वजह से ये वर्क जो है ये इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड, ये समझने में जो है ये मुश्किल है। मतलब ये राइम स्कीम इसमें नहीं है बल्कि एलिट्रेशन, सिमिलीज और मेटाफर्स जो है वो हमें नज़र आते हैं। और अगर प्रोज की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोज जो है वो सिर्फ हमें जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल फ्रॉम लैटिन टू ओल्ड इंग्लिश यही मिलती है। इसके अलावा जो है वो प्रोज जो है वो नहीं लिखी गई थी। और ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का वर्क जो सबसे ज़्यादा किया वो एल्फ्रेड द ग्रेट एक सबसे अहम एंग्लो सैक्सन का जो अहम किंग है वो एल्फ्रेड है, जिसने पोइट्री भी की और साथ जो है वो एक बहुत अच्छा किंग भी था।